जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की 15वीं क्लास है। ये क्लास आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने रीजनिंग की काफ़ी सारी क्लासेस की हैं, जिसमें हमने रीजनिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएँ, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और वो सभी परीक्षाएँ जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये सभी क्लासें इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें मैं रीजनिंग के जो क्वेश्चंस कराती हूँ वो सब के सब प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं। तो इसी वजह से ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है, यदि ए पी बी का अर्थ ए प्लस बी है, ए एस बी का अर्थ ए माइनस बी है, ए एम बी का अर्थ ए इंटू बी है और ए डी बी का अर्थ ए डिवाइड बी है। ठीक है, तो आपको एक समीकरण दिया है, इसे सॉल्व करना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सभी की वैल्यू लिख देते हैं। ए पी बी का मतलब है ए प्लस बी, कहने का मतलब है पी का मतलब होता है प्लस। ठीक है, यहाँ पे ए एस बी, इसका मतलब है ए माइनस बी, यानी एस की वैल्यू है माइनस, फिर ए एम बी इक्वल टू ए इंटू बी, यानी एम की वैल्यू है इंटू, इसी तरीके से ए डी बी इक्वल टू ए डिवाइड बी, यानी कि डी की वैल्यू है डिवाइड। तो ये सबका वो दिया हुआ है, मतलब सभी लेटर्स की वैल्यू दी है कि पी का मतलब है प्लस, एस का मतलब है माइनस, एम का मतलब है इंटू और डी का मतलब है डिवाइड। अब हम अपना इक्वेशन लिखेंगे, 5 P 6 S 3 M 4 D और 8। अब हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो P का मतलब होता है 5 + 6 हो जाएगा, फिर S का मतलब होता है -3, फिर M का मतलब होता है इंटू 4 और D का मतलब होता है डिवाइड 8। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 यहाँ 8 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे लिख देते हैं 5 + 6 - 3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 में 1.5 माइनस करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए आसन अक्षरों के बीच से छूटे गए अक्षर 1 2 3 के क्रम में है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ आपको 4 वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, और आपको ऐसा ऑप्शन खोजना है, ऐसा वर्ड खोजना है जिनमें सभी वर्ड के बीच में 1 2 3 के क्रम में डिफरेंस छूटा हो, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस हो, सभी लेटर्स के बीच का जो डिफरेंस हो वो 1 2 3 के क्रम में हो, सीरीज में हो, वही हमें ऑप्शन खोजना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी वर्ड को लिखेंगे और सबके बीच का डिफरेंस बारी बारी करके चेक करेंगे। तो ये ए सी डी और ई लिखा है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनके बीच का डिफरेंस है +2 +1 और +1, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर एफ एच एल पी, इनके बीच का डिफरेंस है +2 +4 और +4, ये भी गलत हो गया, ये भी मैच नहीं कर रहा है। फिर अगला देखते हैं ई एफ जे और एन। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं +1 +4 और +4, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेकिन हम इसे चेक करते हैं पहले। एफ एच के ओ, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस देखें तो +2 +3 और +4। देखिए यहाँ पे +3 +2 +3 और +4 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल एक सीरीज में डिफरेंस आ रहा है। यदि हम F और H मतलब लेटर्स को हटा दें, उसके बाद देखिए इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 1 2 3। कैसे, देखिए F और H के बीच में एक लेटर आता है G, इसी तरीके से H और I के बीच में कितने लेटर आते हैं, 2। H और K के बीच में 2 लेटर आते हैं I J, इसी तरीके से K और A के बीच में सिर्फ 3 लेटर आते हैं। तो कहने का मतलब है ये बिल्कुल सीक्वेंस में, बिल्कुल सीरीज में डिफरेंस छूट रहा है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से नीचे दी गई श्रृंखला में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है और आपको बताना है कि स्टार के स्थान पे क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या ट्रिक लगी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि हम 1 का क्यूब करते हैं, यदि हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आएगा, इसी तरह 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आएगा। ठीक है, 5 का क्यूब किया तो 125 आया। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 64। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रोहित ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को पढ़ते चलते हैं और अपना डायग्राम बनाते चलते हैं। रोहित कहता है, रोहित ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ पे मान लेते हैं ये है फोटोग्राफ और यहाँ पे है रोहित। ठीक है, रोहित ने एक फोटोग्राफ की तरफ इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह यानी कि ये फोटोग्राफ मेरे पिता रोहित के पिता के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र कौन हुआ? स्वयं रोहित, इकलौते पुत्र की पुत्री है, इकलौते पुत्र की पुत्री है, रोहित की पुत्री है। तो रोहित का उस फोटोग्राफ वाली लड़की से, यहाँ पे फाइंड हो गया कि फोटोग्राफ वाली क्या थी? लड़की। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रोहित ने एक फोटोग्राफ की तरफ यानी फोटोग्राफ वाली लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह लड़की मेरे पिता के इकलौते पुत्र यानी कि स्वयं रोहित इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी कि रोहित की पुत्री हुई फोटोग्राफ वाली लड़की। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रोहित क्या हुआ? पिता हुआ, फोटोग्राफ वाली लड़की का पिता हुआ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीचे 4 पुरस्कारों का उल्लेख किया गया है, उनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करिए। देखिए यहाँ पे आपको 4 पुरस्कार दिए हैं, 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, उसे हमें चूज़ करना है। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो परमवीर चक्र होता है वो सैन्य बलों में सेना को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जो परमवीर चक्र होता है वो सेना को दिया जाता है, लेकिन पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री ये तीनों अवार्ड ऐसे हैं जो नागरिक सम्मान कहलाते हैं। ठीक है, ये तीनों सम्मान नागरिक सम्मान कहलाते हैं, लेकिन परमवीर चक्र सैन्य बलों में सेना को दिया जाता है। परमवीर चक्र किसे दिया जाता है? सेना को प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में पेंट का कोड 83527 है और स्कोर का कोड 49061 है, उसी कूट भाषा में रिसेंट का कोड क्या होगा? सबसे पहले हम यहाँ पे सभी वर्ड को लिख लेते हैं और उनके कोड लिख लेते हैं। तो PAINT, P का है 8, A का है 3, I का है 5, N का है 2 और T का है 7। स्कोर, ठीक है, S का है 4, C का है 9, O का है 0, R का है 6 और E का है 1। ठीक है, और ये हमने लिख दिया रिसेंट। दोस्तों यहाँ पे किसी भी लेटर्स की प्लेस वैल्यू नहीं ली गई है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें फाइंड करना है रिसेंट। आपको रिसेंट के सभी लेटर्स पेंट और स्कोर के अंतर्गत मिल जाएंगे, तो हमें सिर्फ पेंट और स्कोर के अंतर्गत रिसेंट के जो भी वर्ड्स हैं उन वर्ड का कोड लेना है और यहाँ पे पुट कर देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे RE, आप यहाँ से RE पुट कर लीजिए, यहाँ से RE लेंगे तो आएगा 61, फिर यहाँ पे हमारा CE, यहाँ से C देखिए है 9 तो हमने 9 लिया, E के लिए है 1 तो हमने 1 लिया, N और T के लिए है 2 और 7, तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 619127। आप ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 619127, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके प्रत्येक के तुरंत बाद में से एक स्वर है, एक वॉवेल है, परंतु उसके पहले कोई संख्या नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एक क्रम दिया गया है, इस क्रम में ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके तुरंत बाद आपको वॉवेल खोजना है, लेकिन उस कॉन्सोनेंट के पहले कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, ये हमारी शर्त है। तो हम एक एक करके खोजना शुरू करते हैं। T एक कॉन्सोनेंट है, R भी एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन R के बाद कोई वॉवेल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। R के बाद हम आते हैं U भी एक वॉवेल है, लेकिन U के आगे आपको कॉन्सोनेंट नहीं दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। फिर C के आगे पीछे आपको सिर्फ संख्या दिख रही है, ये भी गलत हो गया। K के बाद कोई वॉवेल नहीं है, ये भी गलत हो गया। फिर है U और E दोनों क्या है? वॉवेल है, लेकिन इनके आसपास कोई कॉन्सोनेंट नहीं, ये तो गलत हो गया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, स्टार की जगह पे हमें स्टार है ये 13B@9IX@LAB। ठीक है, तो देखिए 18 है, ये 3 है, V एक कॉन्सोनेंट है पर इसके बाद वॉवेल नहीं है, I एक कॉन्सोनेंट है पर इसके बाद वॉवेल नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए L क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, और L के बाद आपको मिलेगा वॉवेल A, और L के पहले कोई संख्या भी नहीं है, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा L, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहले ऑप्शन में
अंदर आकृति के अंदर क्या दिया हुआ है, वर्ग के अंदर दिया है, सर्कल दिया है, वर्ग दिया है, ठीक है, सर्कल दिया हुआ है, फिर उसके बाद वर्ग दिया है, फिर उसके बाद आपको डिवाइड दिया है, इनटू दिया है, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन में ध्यान दीजिए क्या क्या दिए हैं, क्या कौन कौन सी चीज़ें दी हैं बॉक्स के अंदर, सर्कल है, वर्ग है, डिवाइड है और इनटू है। दूसरे वाले ऑप्शन में भी आपको सर्कल मिलेगा, वर्ग मिलेगा, डिवाइड मिलेगा और इनटू मिलेगा। तीसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ठीक है। यहीं से हमारा आंसर चूज़ हो जाता है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए 1 A B और D इन तीनों ऑप्शन में आपको इनटू भी मिलेगा, डिवाइड भी मिलेगा, सर्कल भी मिलेगा और वर्ग भी मिलेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में इनटू की जगह प्लस दिया है, तो यहीं से ये आकृति अलग हो जाती है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वह संख्या बताए जो संख्याओं की नीचे दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यहाँ पे एक श्रृंखला दी है और यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा संख्या है जो इस क्रम में इस सीरीज में मैच नहीं कर रहा है। दोस्तों आपने ये पढ़ा होगा -1, -2, -3 और ये जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी तरह 1, 2, 3 और ये जाएगा इन्फिनिटी तक। सेम सीरीज यहाँ पे फॉलो की गई है। यहाँ पे पहले बड़ी संख्या है, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। ये देखिए सबसे पहले माइनस की छोटी संख्या, फिर माइनस की बड़ी संख्या, फिर इस तरह से आगे बढ़ा है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए 17 के बाद आने चाहिए छोटी संख्या, पर यहाँ पे आ रही है बड़ी संख्या। तो यहाँ से हमारा जो अलग नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आपका लास्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का। इस क्वेश्चन ये कह रहा है, हम यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को सही मानते हुए अपना डायग्राम बनाएंगे, फिर कंक्लूजन के हिसाब से अपना आंसर निकालेंगे। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सभी हिल स्टेशनों में एक प्रतिनिधि स्थान होता है। ये है, ये मान लीजिए हिल स्टेशन है। सभी हिल स्टेशनों में एक प्रतिनिधि स्थान होता है, एक प्रतिनिधि स्थान होता है, ठीक है। P एक क्या है, हिल स्टेशन है। P जो है एक हिल स्टेशन है। दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी हिल स्टेशनों में एक प्रतिनिधि स्थान होता है और P एक हिल स्टेशन है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। निष्कर्ष देख लेते हैं, इसका निष्कर्ष क्या होगा। तो इसका जो पहला कंक्लूजन होगा, इसका पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, P में एक प्रतिनिधि स्थान है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए P एक हिल स्टेशन है और सभी हिल स्टेशन में एक प्रतिनिधि स्थान होता है। इस हिसाब से हमारा कंक्लूजन 1 हो जाएगा सही, ठीक है। अब अगला कंक्लूजन कह रहा है कि हिल स्टेशनों के सिवाय अन्य स्थानों पर प्रतिध्वनि, सॉरी यहाँ पे पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, प्रतिनिधि नहीं प्रतिध्वनि लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, स्टेटमेंट क्या था कि सभी हिल स्टेशनों में एक प्रतिध्वनि स्थान होता है और P एक हिल स्टेशन है। पहला कंक्लूजन था कि P में एक प्रतिध्वनि स्थान है। जब P एक हिल स्टेशन हुआ और हिल स्टेशन में एक प्रतिनिधि स्थान हुआ तो हमारा पहला कंक्लूजन हो जाएगा सही। दूसरा कंक्लूजन है कि हिल स्टेशनों के सिवाय अन्य स्थानों पर प्रतिध्वनि स्थान नहीं होते, तो ये हमारे डायग्राम से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर ए कर रहा है, मतलब सिर्फ हमारा कंक्लूजन 1 कर रहा है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो दोस्तों ये थी आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास। उम्मीद है आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल पर। अब मिलते हैं आपको अगली रीजनिंग की इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।